हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रॉक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक क्विक रिवीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं पटवार 2025 को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलेबस में कुछ विशेष रूप से कुछ भी अलग अलग चीज़ें मेंशन नहीं करी गई है। दैनिक जीवन में रसायन या फिर फिजिक्स में तो कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया गया है। एक शायद एक प्रकाश का टॉपिक है बस। और लेकिन मानव शरीर को लेकर डिफाइन किया गया है, जिसमें हम अगर अपने अनुमान से देखें या अनुभव से देखें तो मानव शरीर में बायोलॉजी की जो मतलब जूलॉजी वाली जो शाखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली जो शाखा है, उसके लगभग सारे टॉपिक उसमें आते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी हो सकते हैं बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, उन सब के बारे में एक बार डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू के माध्यम से सारे टॉपिक जो भी अगर छूट जाते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोषण। प्राणियों में पोषण। पोषण पोषण से शाब्दिक जो तात्पर्य होता है या पोषण का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि हम हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए और जितने भी आसपास में मतलब जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनका एक सोर्स हम कहाँ से ले पाते हैं, वो सारी जो प्रक्रिया है वो होती है पोषण। और पोषण में जैसे कि हम देख रहे हैं कार्बनिक पोषक पदार्थ अलग होते हैं और अकार्बनिक पोषक पदार्थ अलग होते हैं। कार्बनिक पोषक पदार्थ में जो मेनली हम अपने डेली रूटीन में या दैनिक जीवन में जो सोर्स अपन जो ग्रहण करते हैं वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और विटामिन, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जो वसा जो होती है ये मुख्यतः CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनके अलावा जैसे कि अकार्बनिक पोषक पदार्थ होते हैं जिसमें कि खनिज लवण होता है और जल होता है। हालांकि ये सभी हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन ये शरीर को मेंटेन करने के लिए या हम कहें कि अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। शरीर को मेंटेन करने के लिए या शरीर का अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है। साथ ही में ये जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है या मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं होती है, उपापचय जो क्रियाएं होती हैं पाचन से संबंधित, उनके लिए आवश्यक होता है जल और साथ में खनिज लवण। खनिज लवण साथ में इसीलिए भी आवश्यक होते हैं कि इसमें जो पोटेशियम, सोडियम वगैरह जो तत्व होते हैं वो हमारे तंत्रिक आवेगों के संचरण के लिए या फिर हमारे जो ब्लड संचरण होता है या फिर अपनी बॉडी को जो मेंटेन करने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे इस खनिज लवण के माध्यम से हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें मेनली हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है और साथ में विटामिन क्या होता है। तो पोषण में दो प्रकार के पोषक पदार्थों में इसको विभक्त किया गया है, कार्बनिक पोषक और अकार्बनिक पोषक। तो कार्बनिक पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और साथ में विटामिन। अकार्बनिक अगर पोषक के बारे में देखें तो खनिज लवण और जल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। या हम ये भी देख सकते हैं कि विटामिन जो है ये भी हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं देता है, लेकिन हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए हमारी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए विटामिन भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में हम देखेंगे तो प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन की जो क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई होती हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बने होते हैं उनको कहते हैं एमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्लों के ये बहुलक होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल जो होते हैं उनसे मिलकर ये प्रोटीन का निर्माण हो पाता है। और ये जो अमीनो अम्ल जो होते हैं ये पेप्टाइड जो बॉन्ड होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। पेप्टाइड जो बंद होता है ये प्रोटीन में पाया जाता है और प्रोटीन में भी दो अमीनो अम्लों को एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए या जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच पाया जाता है।
इसके आगे जनरल साइंस के तहत मतलब जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटीन वर्ड होता है, प्रोटीन जो शब्द होता है, ये किसने दिया। तो एक वैज्ञानिक है जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, बर्जीलियस। बर्जीलियस वैज्ञानिक, एक सेकेंड, बर्जीलियस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रोटीन वर्ड या प्रोटीन शब्द दिया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ में हम देखें कि ये किस प्रकार के बहुलक होते हैं, यानी कि अगर सेम यानी कि समान प्रकार की इकाइयों से अगर मिलकर कोई बहुलक बना होता है, यानी कि उसके जो एकलक होते हैं, बहुलक इनसे बना होता है एकलकों से। जो एकलक अगर समान प्रकार के हैं तो वो समबहुलक होते हैं, और एकलक अगर अलग अलग प्रकार के हैं या विभिन्न प्रकार के हैं तो वो विषम बहुलक होते हैं। तो ये अलग अलग एकलकों से या अलग अलग एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विषम बहुलक। एक क्वेश्चन जो पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया है वो ये अभी हाल ही में अपन देखे एलडीसी 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये 15 से 20% या लगभग 15% के आसपास जो भाग होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के बारे में अगर अपन खास चर्चा करें तो उसमें अपन ये देख पाएंगे कि प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर के मांसपेशियों से लेकर हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए या पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये आवश्यक होता है। ऊर्जा के अलावा, अगर ऊर्जा के अलावा कोई अगर अपन विशेष इसका कार्य देखें तो वो ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी को ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। लगभग 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। साथ में देखिए कि प्रकार, प्रोटीन के प्रकार, तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयुग्मी प्रोटीन, और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये जो व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर व्युत्पन्न होते हैं। सरल प्रोटीन के अगर एग्जाम्पल देखें वो है हमारे पास एल्बुमिन और ग्लोबिन। एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है ये हमारी प्राशरण क्रियाओं को, ऑस्मोसिस जो एक्टिविटीज होती हैं अपनी बॉडी में, उपापचयी जो क्रियाएं होती है उनको मेंटेन करने के लिए होता है। एल्बुमिन प्रोटीन जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि रुधिर में जो प्लाज्मा होता है उसमें भी एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। साथ में हम देखें कि संयुग्मी प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है, तो ये होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन जो डीएनए और आरएनए के निर्माण में काम आते हैं, और साथ में होता है ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियो शब्द जहां भी आ जाता है तो वहां हमें सिर्फ एक चीज से कनेक्ट करके देखना है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में आते हैं डीएनए और आरएनए। एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो 3 तो इनके भाग हो गए, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और एक व्युत्पन्न प्रोटीन। इनके अगर कभी कभी एग्जाम्पल पूछ ले सरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और साथ में एग्जाम्पल पूछ ले संयुग्मी प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो संयुग्मी प्रोटीन के हमारे एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। एक क्वेश्चन जो विशेष रूप से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है क्वासिओरकोर, और एक होता है मेरास्मस। ठीक है, क्वासिओरकोर जो रोग होता है ये सिर्फ और सिर्फ या मेनली हम कहें मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। लेकिन अगर मेरास्मस आ जाए रोग, तो मेरास्मस रोग के बारे में हमें ध्यान रखना है प्रोटीन प्लस ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि कैलोरी, ऊर्जा को किसमें मापते हैं, कैलोरी में। तो प्रोटीन प्लस ऊर्जा, इन दोनों की कमी से ये मेरास्मस रोग होता है। हमने देखा प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्लों के बहुलक है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, और अमीनो अम्लों के बहुलक मतलब अमीनो अम्ल, यहाँ पे बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके जिस बहुलक का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन वर्ड जो दिया है वो प्रोटीन वर्ड दिया है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, और साथ में अलग अलग अमीनो एसिड से, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे विषम बहुलक भी कहा जाता है। हम देखें कि शरीर का लगभग कितना % भाग या कितना % जो हमारा पूरे शरीर का है वो कितना % भाग मतलब प्रोटीन से मिलकर बना होता है,
तो यानी कि लगभग 15 से 20% के आसपास का जो भाग है वो इतना वेटेज रखता है प्रोटीन अकेला हमारे पूरे शरीर में। साथ में हम देखें कि इनके कितने प्रकार होते हैं, तो प्रोटीन के हमने प्रकार देखे 3 प्रकार, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और साथ में व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल देखे हमने एल्बुमिन जो परासरण में कार्य करता है, और साथ में हमने देखा ग्लोब्यूलिन। साथ में संयुग्मी प्रोटीन के एग्जाम्पल्स है न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें डीएनए आरएनए होते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन। एक और प्रकार है हमारे पास व्युत्पन्न प्रोटीन, और साथ में हमने देखा प्रोटीन की जो कमी है उससे 2 प्रकार के रोग होते हैं। अगर केवल ये पूछे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और एग्जाम उसमें 4 ऑप्शंस में से अगर ये दोनों में से एक है, यानी कि या तो क्वाशियोरकोर है या मेरास्मस है, तो दोनों में से एक है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर यदि पूछ ले, स्पेशली मेंशन करके पूछ लिया जाए कि प्रोटीन प्लस ऊर्जा से, या वहां कैलोरी शब्द यूज होगा या नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमें समझ लेना है कि कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा। तो प्रोटीन प्लस ऊर्जा अगर दे दें और दोनों की कमी से होने वाला रोग हमें पूछा जाए, तो इन दोनों की कमी से रोग होता है मेरास्मस। या फिर हमें पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से या मुख्यतः प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमें ये वहां पे समझ लेना है कि ये क्वाशियोरकोर रोग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो कमी से होने वाले रोग भी हमने देख लिए, प्रकार देख लिए, प्रोटीन के बारे में हमने मेनली चर्चा कर ली, कितना % भाग वर्ड किसने दिया, या फिर साथ में किन से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, और में प्रोटीन, नेक्स्ट है हमारे पास वसा। ये रिपीट हो गई ये स्लाइड, ठीक है। वसा के बारे में हम जानेंगे कि ग्लिसरॉल व वश्य अम्लों से निर्मित जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं वसा या वश्य अम्ल। तो वसा यानी कि फैट, ठीक है, फैट के बारे में चर्चा हो रही है, तो फैट यानी कि ग्लिसरॉल और वश्य अम्लों से निर्मित होते हैं, और साथ में ये जिन बंधों से मिलकर बने होते हैं वो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि वश्य अम्ल और ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिनसे जुड़े होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड। और इनके बारे में मुख्य बात यह है कि वसा कभी भी जल में घुलनशील नहीं होती है, यानी कि पूर्णतः अघुलनशील होती है वसा। यानी कि घी या तेल हम जो देखें वो कभी भी जल में घुलनशील नहीं होता, तैरकर ऊपर आ जाता है। हम देखें कि इनके कार्य क्या है, तो कार्य में एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाए, यहाँ के बाद का मतलब है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है और ऊर्जा चाहिए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ऊर्जा देने का स्रोत हमारे पास बचता है वसा। और वसा साथ में तापमान नियंत्रक का कार्य भी करता है। तो ये कैसे करता है, क्योंकि हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उनके नीचे वसा होती है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। या फिर सर्दियों में जो बर्फीली क्षेत्रों में जो जानवर रहते हैं उनके तो वसा की मात्रा, चर्बी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उतनी फैट उनको आवश्यक होती है। ठीक है, साथ में देखें कि आंतरिक चोटों से सुरक्षा त्वचा के नीचे ये पाई जाती है, जिससे कि अंदर जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उन सभी की सुरक्षा हो पाती है या उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है। तो वसा के बारे में हमने देखा कि ग्लिसरॉल प्लस वश्य अम्लों से निर्मित होते हैं, साथ में एस्टर बॉन्ड्स इनके बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन के बीच हमने देखा था कि प्रोटीन के बीच पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार वसा में एस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं और जल में अघुलनशील होती हैं। इनके कार्य हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के बाद या कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर जो ऊर्जा का हमारे पास जो सोर्स बचता है वो सोर्स है ऊर्जा का मतलब वसा।
यानी कि कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन के बाद या के कमी के बाद अगर कोई ऊर्जा का सेकंड नंबर का जो स्रोत है वो है वसा। साथ में नेक्स्ट कार्य है तापमान नियंत्रक, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ज़्यादातर अगर टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात है, उसका उदाहरण लिया जाए तो वो सर्दी में सर्द बर्फीली क्षेत्र होते हैं, उनमें पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनके वसा की मात्रा या त्वचा की जो मोटाई होती है वो उष्णीय प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणियों से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कंट्रोल करने की आवश्यकता ज़्यादा है। साथ में आंतरिक चोटों से यह सुरक्षा करता है। एक बार क्विक रीडिंग करिए इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वसा के प्रकार। तो वसा के प्रकार यानी कि वसा को साइंस में अब जब प्रकारों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो वहां पर उसको लिपिड कहा जाता है। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड में होते हैं जो घी तेल, आमतौर पर जो हम घरेलू चीजें देखते हैं घी तेल या दूध में पाई जाने वाली जो फैट होती हैं वो फैट होती है एक बिल्कुल सरल फैट या सरल लिपिड। लेकिन अगर संयुक्त लिपिड की बात करते हैं तो संयुक्त लिपिड में आते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, मोम और लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन से ध्यान रखना है कि लाइपोप्रोटीन्स किसी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं है। लाइपोप्रोटीन मतलब एक प्रकार की फैट है, और फैट का भी अगर प्रकार पूछे तो किस प्रकार की फैट है? संयुक्त लिपिड। ठीक है, और एक होती है व्युत्पन्न लिपिड, और व्युत्पन्न लिपिड का मेन एग्जांपल है टर्पीन्स। कौन सा है? टर्पीन्स। साथ में एक नोट है वो ये है कि पादप जो होते हैं, पादप जिस वसा को उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो जंगली पादप होते हैं उनकी वसा को एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा उस पादपीय वसा को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस द्वारा। तो यहाँ पे प्रकारों की बात हो गई, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड का में एक ही एग्जांपल है टर्पीन्स, जो मेन एग्जांपल है वो है टर्पीन्स। हाइड्रोजनीकरण केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बायोलॉजी में भी है। पादपीय जो वसा होती है उसको एक प्रोसेस जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण, उस प्रोसेस के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। एक होता है विटामिन, एक होता है विटामिन। विटामिन किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी हमें नहीं देते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की एनर्जी का ये सोर्स नहीं है। विटामिन के बारे में एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि विटामिन जो वर्ड है वो किसने दिया है? तो एक सी फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया है एक वर्ड जिसका नाम है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में अनुरक्षण के लिए या उपापचय क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये किसी प्रकार के कोई अकार्बनिक यौगिक नहीं है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसके साथ साथ ये भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। फर्क इतना है कि वो जो तीनों हैं वो तीनों ऊर्जा के स्रोत हैं, और हमारी बॉडी में अगर मुख्य स्रोत पूछे ऊर्जा के तो वो तीन ही हैं। उसमें भी सबसे मेनली कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की जो स्लाइड है वो बनी नहीं है, बाद में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे लास्ट में। हमने देखा है कि प्रोटीन के बाद में वसा, ये तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों प्रकार की जो ऊर्जा के स्रोत है यही मुख्य स्रोत है हमारी बॉडी में। उसके अलावा जो बॉडी के अलग मतलब जैसे कि अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए या फिर उपापचय क्रियाओं को कंटिन्यू करने के लिए जो चीजें हैं वो विटामिन वगैरह, खनिज लवण, जल, ये तो सिर्फ आवश्यक चीजें हैं, लेकिन ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विटामिन जिसकी खोज जिस वर्ड को दिया उन वैज्ञानिक का नाम था सी फंक, और ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। इनकी प्रकृति कैसी है? तो कार्बनिक प्रकृति है, और जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनकी एक ही डेफिनेशन है कि उनमें क्या पाए जाते हैं? सी, एच और ओ, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन जो एलिमेंट है ये मुख्य रूप से इनमें पाए जाते हैं। यानी कि ये
आवश्यक कंडीशन है किसी भी यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहने के लिए। इतना समझ गए होंगे आप। इनकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता इसकी देखिए, विटामिन ऊर्जा के स्रोत तो नहीं होते हैं, जैसा कि हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये किसी प्रकार की एनर्जी का सोर्स नहीं है, परंतु जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं, यानी कि जीने के लिए, यानी कि जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं पाचन से संबंधित या बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, उन सारी क्रियाओं के लिए ये अति आवश्यक होता है। साथ में इसका एक कार्य यह भी है, कोएंजाइम। कोएंजाइम वो चीज होती है या वो प्रक्रिया होती है या वो तत्व होते हैं जो एंजाइम को अपनी क्रिया करने के लिए उनके साथ जुड़कर उनकी मदद करते हैं, उनको कहा जाता है कोएंजाइम, यानी कि सह एंजाइम। ठीक है, सह एंजाइम। तो कोएंजाइम के रूप में ये कार्य करते हैं। और इनकी संख्या देखें कि कितने विटामिन अब तक खोजे जा चुके हैं या कितने विटामिन हमारी बॉडी में आवश्यक रूप से चाहिए, तो वो है 20 प्रकार के विटामिन तो खोजे जा चुके हैं, परंतु इनमें 13 प्रकार के जो विटामिन हैं वो मानव शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। विटामिन आगे कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी अकेला विटामिन नहीं होता है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B11 है और साथ में B12 है। ठीक है, साइनोकोबालामिन तक। देखिए आप एक बार इसको ध्यान से रिपीट करिए या रीडिंग करिए साथ के साथ। प्रकृति, आवश्यकता, कार्य और संख्या। मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होने की जो संभावना है वो ये है कि एक तो वर्ड देने वाला वैज्ञानिक, साथ में कभी कभी पूछ लिया जाता है कार्बनिक यौगिक या स्टेटमेंट में इसको पूछ लिया जाता है, और जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक या इनकी संख्या। विटामिन में अब तक सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो या तो विटामिन के प्रकारों के बारे में बनता है, अगर थ्योरी के बारे में या सामान्य जो डिटेल है उनके बारे में देखें तो सी फंक से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विटामिनों के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए सर्वव्यापक विटामिन या सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है मैं मानता हूँ वो वाला विटामिन है विटामिन ए, जो आंखों की रोशनी से संबंधित है। इसकी वजह से जो रोग हो जाते हैं वो होता है रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया। रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया। बहुत बार एग्जाम में रतौंधी ना देके दूसरे प्रकार का नाम दे देता है जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, और रेटिनॉल आप समझ पा रहे होंगे ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, रेटिना, और रेटिना पाया जाता है आँख के अंदर। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में क्वेश्चन बनेगा। रासायनिक जो नाम क्या है वो है रेटिनॉल। साथ में क्वेश्चन जो बनेगा वो होगा कि रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया। दोनों तो नहीं देंगे एक साथ में, लेकिन मैक्सिमम जो ऑप्शन बनता है, जैसे कि पिछली बार सीईटी में 2 बार पूछा गया है, जीरोफ्थैल्मिया वर्ड वहाँ पे बार बार मेंशन किया गया है। ठीक है, ये कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन बी, जैसा कि हमने कहा कि विटामिन बी अकेला विटामिन बी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें मल्टी विटामिन या मल्टी टाइप विटामिन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विटामिन B1, और B1 का नाम है, B1 का नाम है थाइमिन, और B1 की कमी से होता है बेरी बेरी।
जब छोटे थे तब सिर्फ ये पढ़ाया जाता था या अपन ये पढ़ते थे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी। लेकिन अब एडवांस आप भी हो गए हो, एग्जामिनर भी है, तो हम पढ़ेंगे विटामिन बी1 से होता है बेरी बेरी, ठीक है। और विटामिन बी2 का नाम जो है ये है राइबोफ्लेविन। ऊपर रासायनिक नाम है इनके, एक साइंटिफिक नेम होता है जो पूरी दुनिया में कॉमन होता है, सभी इस नेम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो थाइमीन इसका नाम है बी1 का, कमी से होता है बेरी बेरी। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और इससे जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम कम पूछा जाता है, लेकिन विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। और साथ में पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम नियासिन। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है, मतलब जितने भी इनके मल्टी टाइप है, बी1 बी2 बी3, इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाला रोग सबसे ज़्यादा, यानी कि 90% अगर विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं और इनके रासायनिक नाम से बनते हैं, ठीक है। और बी5 से 5 को कहा जाता है पेंटा, यानी कि केमिस्ट्री में जो गिनती होती है उसमें कहा जाता है पेंटा, ठीक है। तो पेंटा से याद रखना पेंटाथेनिक एसिड, तो बी5 का नाम है पेंटाथेनिक एसिड। कमी से होने वाले रोग जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, जिनके बारे में नहीं पूछा जाता उनके बारे में सिर्फ रासायनिक नामों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो बी1 बी2 बी3 और बी5 क्विक रीडिंग करिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। बी6 बी7 बी9 बी12। बी6 का नाम है पायरिडोक्सिन। बी7 का नाम है बायोटिन, बहुत बार पूछा गया है। और बी9 का नाम है फोलिक एसिड और इसकी कमी से होता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी से होने वाला जो मुख्य रोग है वो है रक्ताल्पता या एनीमिया। और एक होता है साइनोकोबालेमिन, इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा गया है। और इससे जो एनीमिया होता है उसका एक विशेष नाम होता है, वो है परनीसियस एनीमिया। और कोबालेमिन से ये ध्यान रखना है कि इसमें कोबाल्ट धातु होती है, यानी कि इसका नाम है साइनोकोबालेमिन, ठीक है। तो बी6 पायरिडोक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फोलिक एसिड और बी12 साइनोकोबालेमिन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्विक रिवीजन है तो थोड़ा सा पास चलना पड़ेगा। विटामिन सी का बहुत बार नाम पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और साथ में इससे मिलता जुलता रोग है स्कर्वी। स्कर्वी इससे रोग होता है, खट्टे फलों के रूप में ये एक सोर्स होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है स्कर्वी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फ्रूट, यानी कि संतरा, नींबू और आंवला। और एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि प्रतिरक्षा के लिए यानी कि एंटीबॉडी के लिए मुख्यतः अगर कोई विटामिन आवश्यक होता है तो वो होता है सिट्रस फ्रूट से प्राप्त होने वाला या खट्टे फलों से प्राप्त होने वाला विटामिन सी। एक होता है विटामिन डी। विटामिन डी का रिलेशन है हड्डियों से, यानी कि कैल्शियम से, यानी कि धूप से। विटामिन डी इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जैसा कि हमने देखा कि इसका संबंध है कैल्शियम से, यानी कि कैल्शियम किसमें, हड्डियों में मैक्सिमम। और इसका एक ही सोर्स है, मुख्यतः जो प्राकृतिक सोर्स है वो ये है धूप, ठीक है। तो धूप से एक विटामिन मिलता है जिसका संश्लेषण होता है, उसका नाम है विटामिन डी। और इसकी वजह से अगर इसकी कमी से कोई रोग होता है
और कमी से रोग होता वो तो होगा तो वो हड्डियों से संबंधित होगा, और जिसमें बच्चों में तो बोला जाता है रिकेट्स, और बड़ों में बोला जाता है यानी कि वयस्क में बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टी शब्द भी, ओस्टियो जो शब्द होता है, ये ओस्टियो वर्ड भी है ना हड्डियों से, यानी कि जब हड्डियां गलने लग जाती हैं या कैल्शियम की उनमें कमी होने लग जाती है तो उसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी कि जो ओस्टियो वर्ड है, कैल्शियम है या फिर रिकेट्स है और कैल्सीफेरोल है, ये सारे वर्ड जितने भी हैं ये हड्डियों से संबंधित हैं, और इनमें एक ही मुख्य रूप से जो एलिमेंट है वो फाइंड होता है और उसका नाम है कैल्शियम। विटामिन सी स्कर्वी रोग होने वाला और इसकी कमी से, और इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल यानी कि कैल्शियम इसमें आवश्यक तत्व है। कमी से होता है रिकेट्स यानी कि छोटे बच्चों में होता है, और वयस्क में हम बात करें वो होता है ओस्टियोमलेशिया, और यानी कि सीधी सीधी भाषा में हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी का सोर्स कई बार पूछा गया है, सिट्रस फ्रूट। कभी ये सिट्रस फ्रूट इंग्लिश में इसलिए टर्मिनोलॉजी लिखा है क्योंकि कई बार डायरेक्टली यही दे देते हैं, जैसा कि सीईटी में ये दिया जा चुका है। तो इनके जो सोर्स है वो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है और आंवला है। हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, हमारे शरीर की त्वचा धूप की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करती है, विटामिन डी का संश्लेषण करती है। देखिए हमारे शरीर में जो यकृत होता है यानी कि लीवर यानी कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो विटामिन ए और विटामिन डी इन दोनों का संचय करती है, और साथ में विटामिन ए का संश्लेषण भी खुद ही करता है यकृत। ठीक है, विटामिन ई के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, और इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि स्किन के लिए कार्य करता है। इससे एक रोग हो जाता है बांझपन। विटामिन के जो है अभी हाल ही में रीट 2025 में पूछा गया है, रीट प्री में शायद थर्ड शिफ्ट उसमें साइंस मैथ वालों की पूछा गया है विटामिन के, और इसका काम है थक्का निर्माण में सहायक, और इसका नाम है पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन तो हालांकि कम पूछा गया है, लेकिन अभी हाल ही में जो रीट प्री 2025 थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विटामिन के का कार्य यानी कि ब्लड क्लोटिंग यानी कि थक्का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक से याद रखना, एडेक यानी कि ए डी ई और के। तो ये विटामिन जो एडेक जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। इनके अलावा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, तो एडेक याद रखना, एडेक जो विटामिन है काफ़ी टाइम इसको पूछा गया है कि कौन कौन से विटामिन निम्न में से वसा में घुलनशील है या कौन कौन से निम्न में से जल में घुलनशील है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। आज की जितनी भी स्लाइड्स है इनमें मैंने वही नोट्स लिखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि मोस्टली 90% जिनसे रिकवरी की जा सकती है उन रिकवरी वाले टॉपिक को मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है या उनकी स्लाइड बनाई है। ठीक है, तो दूध तथा अंडे में विटामिन सी एब्सेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। विटामिन सी एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि विटामिन सी यानी कि इसकी प्रकृति जो होती है खट्टी होती है, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों से प्राप्त होता है, और सिट्रस यानी कि खट्टापन वो तो दूध को और अंडे को दोनों को खराब कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट खनिज के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले शुरुआत में देखा कि खनिज और विटामिन और जल ये किसी प्रकार के एनर्जी का सोर्स नहीं होते हैं, परंतु हमारे शरीर में मेंटेनेंस के लिए ये आवश्यक है। तो कम से कम 29 प्रकार के खनिज की हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है, जिसमें मोस्टली है सोडियम का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त दाब नियंत्रण, तंत्रिका आवेग नियंत्रण और विद्युत अपघट्य नियंत्रण। सोडियम और पोटेशियम का कार्य आपको मुख्य रूप से याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। तंत्रिका आवेग में आप पढ़ोगे, विद्युत अपघट्य भी तंत्रिका से संबंधित है, क्योंकि कोई भी सूचना जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है तो वहां पर सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाता है सोडियम और पोटेशियम।
ठीक है। तो पोटेशियम का भी वही कार्य है तंत्रिक आवेग संचरण में। जब हमारे एक तंत्रिका कोशिका यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब सूचना प्रसारित होती है, सूचना ट्रांसफर होती है, तब अगर कोई विटामिन खनिज लवण यानी कि जो तत्व काम आता है वो एलिमेंट है सोडियम और पोटेशियम। इन्हीं की सांद्रता में बार बार चेंज होकर, इन्हीं की सांद्रता चेंज होकर इन जो मैसेजेज होते हैं, हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजी जाती है। रक्तदाब नियंत्रण, तंत्रिका आवेग नियंत्रण और विद्युत अपघट्य संतुलन। साथ में पोटेशियम का भी यही कार्य है, तंत्रिका आवेग संचरण और जल संतुलन। ठीक है। एक और खनिज लवण यानी कि एलिमेंट होता है कैल्शियम। कैल्शियम का ब्लड क्लॉटिंग में योगदान होता है। देखिए वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, विटामिन के अलग चीज हो गई है, उसको पोटेशियम वहां मत समझ लेना। विटामिन के इसका भी योगदान रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में होता है। साथ में जो कैल्शियम जो तत्व है जो हड्डियों में पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है, विटामिन डी इससे संबंध है, इसका भी रोल रक्त स्कंदन या पेशीय संकुचन में होता है। तो पेशीय संकुचन हो जाए या हड्डियां हो जाए, इनमें कैल्शियम का मुख्य रूप से योगदान होता है। और शरीर के कुल भार का लगभग 2% ये रोल अदा करता है। और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में चर्चा की, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम मुख्य रूप से ये जो 3 एलिमेंट है इनके बारे में हमने चर्चा की। साथ में एक 4th नंबर पे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का काम है बीएमआर यानी कि जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, इनमें योगदान। साथ में दांत और हड्डियों में, देखिए दांत और हड्डियों में, दांत में तो मुख्य रूप से अगर कोई तत्व होता है वो होता ही फॉस्फोरस है, क्योंकि देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि इनेमल जो दांतों का या पूरे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है वो खुद कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लोहा। नेक्स्ट है लोहा। लोहा यानी कि फेरस, और ये हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन फेरस से या लोहे से मिलकर बना होता है, इसीलिए ब्लड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, वो है लौह तत्व। कमी से होता है एनीमिया यानी कि B9 से जो रोग हो रहा था, फॉलिक एसिड से जो रोग हो रहा था। नेक्स्ट है आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करता है। आयोडीन की कमी से आपको पता है घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि गोइटर। और सामान्य उपापचय दर में इसकी भूमिका है। एक होता है रेसे, फाइबर, ये भी हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, अच्छे पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है। एक नोट है, शरीर के कुल भार का लगभग 65 से 70% भाग क्या होता है, जल। कोई पूछे कि जल का जो परसेंटेज है अपने बॉडी में वो कितना है, तो लगभग 65 से 70% भाग तो किसका है, जल का है। ठीक है। और एक और नोट है कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक टॉपिक जो वहां पर मिस हो गया था वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी जो मुख्य इकाई होती है वो ग्लूकोज होती है। इनके अन्य एग्जाम्पल हम देखें कि सेलुलोज, या फिर देखें स्टार्च। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट के। और कार्बोहाइड्रेट सबसे फास्ट एनर्जी देता है, यानी कि त्वरित ऊर्जा देता है। क्यों देता है त्वरित ऊर्जा, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे पहले पाचित होता है, और जो चीज़ सबसे पहले पच जाती है वो सबसे पहले एनर्जी भी प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट, और फिर उसके बाद में आते हैं वसा प्रोटीन या प्रोटीन वसा। ठीक है। और जो ग्लूकोज का एक अणु होता है, या 1 ग्राम ग्लूकोज या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे लगभग 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में हमने देखा पोषण के बारे में, जिसमें हमने विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जितने कार्बनिक पदार्थ है, इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल और खनिज लवणों के बारे में चर्चा की।
समय की कमी को देखते हुए क्विक रिवीजन का एक आगाज़ किया गया है। साथ बने रहिएगा और आराम से पढ़ते रहिए। थैंक यू।